हेलो स्टूडेंट्स, आज आदर्शवाद का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, आदर्शवाद और शिक्षा के विषय में जानेंगे। आदर्शवाद ने शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। संसार में अनेक परिवर्तन हुए, अनेक विचारधाराओं ने जन्म लिया, तो भी आदर्शवाद का अपना एक अलग प्रभाव है जिसने शिक्षा को काफ़ी प्रभावित किया है। शिक्षा का कॉन्सेप्ट, आदर्शवादी शिक्षा को नॉलेज एंड प्रोसेस दोनों रूप में स्वीकार करते हैं, यानी ज्ञान एवं प्रक्रिया दोनों रूप में स्वीकार करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है, मतलब शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। और हर्बर्ट का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति में उचित आचरण और उचित नॉलेज का विकास किया जा सकता है। अब एम्स ऑफ एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला है आत्मानुभूति का विकास, उसमें ये 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले है फिजिकल सेल्फ, फिर है नेक्स्ट नंबर पर है सोशल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ। तो सबसे लोअर लेवल का है फिजिकल सेल्फ, जो आत्मानुभूति की प्रथम सीढ़ी है, जिसे प्रकृतिवाद स्वाभिव्यक्ति कहते हैं। शारीरिक स्व से ऊपर सामाजिक स्व है, यानी सोशल सेल्फ है। यह हमारे सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक नियमों की स्वीकृति, सामाजिक हित के लिए व्यक्ति के सुख का प्रयोग, यानी सामाजिक हित के लिए अपने सुख का त्याग। प्रयोजनवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति तक सीमित हो जाते हैं, वो इस उद्देश्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल, यानी बौद्धिक अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति विवेक द्वारा स्व की अनुभूति करता है। सामाजिक नैतिकता से ऊपर उठकर सद असद में भेद कर सकता है और उसका आचरण, चिंतन तथा विश्वास विवेकपूर्ण हो जाता है। तो फिर है आध्यात्मिक स्व, मतलब जब वो उसका विवेक जागृत हो जाता है तब वो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल स्व की अनुभूति कर सकता है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, जो सर्वोच्च स्तर है, यानी हाई लेवल है वो, जहाँ व्यक्ति गुणों को अपने व्यक्तित्व में अंगीकृत सहज प्रक्रिया द्वारा कर लेता है। वह अपने अंदर विश्वात्मा का तादात्म्य करने लगता है। विश्वात्मा अवर्णनीय होते हुए भी उसका वर्णन 3 रूपों में किया जा सकता है, जो है सत्यम, शिवम और सुंदरम। आत्मानुभूति की शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है, जिसका लक्ष्य है अपने आप को पहचानो, टू नो दाई सेल्फ। विश्व में व्याप्त चैतन्य सत्ता की अनुभूति अपने अंदर व्याप्त चैतन्य का विकास करके ही की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताई है। फिर नेक्स्ट है चिरंतन मूल्यों की प्राप्ति, यानी जो ये चिरंतन मूल्य हैं आपके सत्यम, शिवम, सुंदरम, इनकी प्राप्ति करना है ना। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना मतलब इनकी प्राप्ति करना। ये मानते हैं कि जगत को विचारपूर्ण मानते हैं, तो उस शिक्षा का उद्देश्य भी बालक को आध्यात्मिक विकास पर बल दिया है कि शिक्षा बालक को आध्यात्मिक विकास करने पर सहायक हो। मतलब आध्यात्मिक विकास में चरित्र निर्माण है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति है, 4 गुड क्वालिटीज हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर है आध्यात्मिक प्रकृति का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नेचर, कि बालक का स्पिरिचुअल नेचर डेवलप करना है ना, यानी कि उसका जो जीवन है वो पवित्रमय हो, जीवन की प्राप्ति है, मतलब जीवन उसका प्योर हो, शुद्ध हो, कैरेक्टर अच्छा हो, उसको इस बात पर बल देते हैं। फ्रॉबेल का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र एवं कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करना है। तो इस प्रकार से ये इस पर बल देते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी ये आदर्शवाद संस्कृति विरासत की समृद्धि करने को महत्वपूर्ण शिक्षा का कार्य मानते हैं, क्योंकि सृष्टि के सृजन से ही मानव ने अपनी रचनात्मक प्रकृति के परिणाम स्वरूप इन्हें प्राप्त किया है। अतः उनकी सुरक्षा, संरक्षण यानी समृद्धि तथा नवीन पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना इस शिक्षा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। फिर है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, यानी टू एग्जाल्ट चाइल्ड्स पर्सनालिटी
ना बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। हाँ, उसको बालक को इस योग्य बनाना है कि वे संपन्न तथा सारयुक्त जीवन बिता सके तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, सुखी रहने के उल्लास का उपभोग कर सकें, यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ के साथ उनका सामना कर सकें तथा इस उच्च जीवन को जीने में दूसरे लोगों की सहायता कर सके। अर्थात शिक्षा के द्वारा मानव व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त की जानी चाहिए। यानी कि दुख में वो इतना दुखी हो जाए कि कुछ हिम्मत ही टूट जाए, और सुख में इतना अहंकार में हो जाए कि किसी को अपने आगे समझे नहीं। तो इस तरीके से बैलेंस लाइफ जीने के लिए उसको तैयार करना कि वो दोनों का सामना उचित तरीके से कर सके। फिर है अनेकता में एकता का दर्शन, टू एस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि जो विश्व में व्याप्त विभिन्नता के बीच में एकता है उसको शिक्षा का उद्देश्य बनाना, कि बालक को इसकी पहचान कराना, ये समझ उत्पन्न करना कि वह संसार को में संचालन करने वाली एक परम सत्ता एक है, उसको समझ सके जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है, और यह ईश्वर की सत्ता ही जगत के सभी प्राणियों का संचालन करती है। इस ईश्वरी सत्ता की अनुभूति कराना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी अनुभूति होने पर ही व्यक्ति संसार के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है व अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान कर सकता है। फिर है सामाजिक हित का उद्देश्य, यानी सोशल वेलफेयर का। इसका उद्देश्य कि आदर्शवाद में व्यक्तित्व विकास पर बल दिया गया है, तो वो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो समाज का हित कर सके, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के वेलफेयर के लिए रहे। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन होता है या अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तब वो सोशल वेलफेयर कर सकता है। तो ये आत्मानुभूति में ही व्यष्टि या स्वार्थपरता निहित ना होकर समिष्ट या परार्थ भाव निहित होता है, तो वो तभी वो सबका विकास कर सकता है। इस प्रकार से इन्होंने ये उद्देश्य आदर्शवाद ने बताए हैं। अब इनका करिकुलम, इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यानी कि जो भी ज्ञान है और विवेक उसको क्या करना, महत्व दिया गया है, मतलब इसमें ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन आइडियाज एंड आइडियाज, क्योंकि विचारों को महत्व देता है, भावों को महत्व देता है। तो करिकुलम में भी क्या कहा इन्होंने कि विचारों और भावों को पर आधारित होना चाहिए। इटर्नल वैल्यू को महत्व दिया है। कौन कौन से इटर्नल वैल्यू? वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम, उनकी प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा करिकुलम हो। फिर करिकुलम शुड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी एक्सपीरियंस पर भी आधारित होना चाहिए, और मानव की जो एक्टिविटी हैं कौन कौन वो विभिन्न मतलब एक्टिविटी करिकुलम में समाहित होनी चाहिए। फिर करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, करिकुलम में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ प्लेटो ने बताई हैं, एस्थेटिक बताई हैं और मॉरल बताई हैं। तो इंटेलेक्चुअल में आपकी आ जाएंगी भाषा का ज्ञान आ जाएगा, लिटरेचर यानी साहित्य का ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट आएंगे। एस्थेटिक में जो भावना प्रधान सब्जेक्ट होते हैं, जो व्यक्ति के मतलब भाव पक्ष का विकास करते हैं, इमोशन का या भावनात्मक पक्ष का, वो हैं एक उसमें आर्ट्स है, म्यूजिक है, पोएट्री है। और जो मॉरल बच्चों में कैरेक्टर डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, उसमें आते हैं आपका रिलीजन यानी धर्म, नैतिकता और मेटाफिजिक्स। इस तरीके के ही आते हैं। ये था प्लेटो के अकॉर्डिंग। अब है रॉस के अकॉर्डिंग। रॉस ने भी बताई हैं, एक्टिविटीज़ बताई हैं, फिर उसके टाइप्स बताएं, फिर सब्जेक्ट बताएं। सबसे पहले है फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें जो टाइप्स बताए हैं, 2 टाइप्स हैं, केयर ऑफ बॉडी, बी है फिजिकल स्किल। तो केयर ऑफ बॉडी के लिए जो सब्जेक्ट बताया है हेल्थ एजुकेशन, और फिजिकल स्किल के लिए जो सब्जेक्ट बताया है फिजिकल एक्सरसाइज। फिर दूसरा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में 4 टाइप्स बताए हैं, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक और रिलीजियस। तो इंटेलेक्चुअल के जो सब्जेक्ट बताए गए हैं वो हैं लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट पे जोड़ दिया गया है। बी पे है मॉरल, तो उसके लिए एथिक्स यानी कोड ऑफ कंडक्ट या नैतिक नियम ये सब होने चाहिए। एस्थेटिक यानी भावनात्मक पक्ष के विकास के लिए म्यूजिक, आर्ट एंड पोएट्री होनी चाहिए। डी है रिलीजियस यानी धर्म की शिक्षा, उसके लिए धार्मिक शिक्षा और मेटा फिजिक्स होना चाहिए। फिर है
मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला है क्वेश्चनिंग मेथड, ये सोक्रेटिस ने दिया था, जो मतलब तर्क के उसमें अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए छात्र प्रश्नोत्तर विधि का सहारा ले सकते हैं। फिर डायलेक्टेड मेथड है जो प्लेटो ने दिया है, इसमें संवाद स्थापित करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इंडक्टिव एवं डिडक्टिव मेथड जो अरस्तु का है, या आप लोग साइंस में अधिकतर इंडक्टिव होता है, और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनमें डिडक्टिव मेथड ज़्यादातर यूज होता है। डिस्कशन मेथड मतलब चर्चा करके किसी बात में, ये इंडियन फिलॉसफी की देन है। इंस्ट्रक्शन मेथड अनुदेशन मतलब इसमें आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट करने और समझने में जब गुरु मतलब अनुदेशन विधि का उपयोग करता है, जो जटिल चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए। रीजनिंग मेथड मतलब हम तर्क द्वारा जब किसी चीज़ को सीखते हैं, उसको लॉजिकली तरीके से उसकी इंक्वायरी करके हमें सीखना है, वो दिया है हीगल ने। प्लेवे मेथड ये छोटे बच्चों के लिए जो फ्रॉवेल ने दिया है। एक्सरसाइज एंड रिकैप्चुलेशन ये पेस्टोलॉजी ने दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है अभ्यास से, यानी बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ दृढ़ हो जाती है। तो ये आदर्शवाद के मेथड हैं। तो इस प्रकार आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षण विधियों के अनुयायी मात्र नहीं है, वरन वे शिक्षण विधियों के निर्माता व सृजनकर्ता भी हैं। साथ ही यह विचारधारा इस बात पर बल देती कि इन विधियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बालक की रुचि, योग्यता, आयु भी इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आदर्शवादी विधियों पर अपना आधिपत्य स्वीकार करते हैं, यानी काफ़ी विधियाँ इन्होंने आदर्शवाद में दी गई हैं। अब है डिसिप्लिन। सबसे पहले है सेल्फ कंट्रोल, आत्मानुशासन, है ना। मतलब वैसे आदर्शवाद जो है वो जैसे प्रकृतिवाद है वो अनुशासन को महत्व नहीं देता, लेकिन आदर्शवादी अनुशासन को शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। चूँकि बालक का पूर्ण विकास अनुशासित जीवन पर ही निर्भर करता है, इसी के द्वारा बालक आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। तो आदर्शवाद दंडात्मक अनुशासन का विरोधी है। उसने मतलब ये दो प्रकार बताए हैं, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन, और प्रभावात्मक अनुशासन। और उसका मानना है कि अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की है। शिक्षक के द्वारा बालक के अंदर आत्मानुशासन की भावना उत्पन्न की जाए, है ना, कि जिससे वो अनुशासित जीवन व्यतीत कर सके। और टीचर्स को भी उसने बताया है कि टीचर्स भी ऐसा आदर्श हो, उसका व्यक्तित्व आदर्शपूर्ण हो कि जो विद्यार्थी को प्रभावित करने में सक्षम हो, क्योंकि टीचर्स का प्रभाव विद्यार्थी पर काफ़ी पड़ता है। तो जैसा टीचर होगा विद्यार्थी भी वैसे ही गुण अपनाएंगे। तो इसलिए आदर्श व्यक्तित्व का मालिक होना चाहिए टीचर्स को, जो जिसका अच्छा प्रभाव उसके स्टूडेंट्स पर पड़े। इसके बाद उसने 3 तत्व बताए हैं आदर्शवाद ने। आदर्शवाद ने अनुशासन को प्रभावित करने वाले 3 तत्वों को बताया है। टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको सही गलत की बात बताएगा। सोशल एंड नेचर एनवायरनमेंट, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण कैसा है उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, और स्वयं स्टूडेंट्स। तो ये तीनों मिलकर अनुशासन का निर्माण करते हैं। आदर्शवाद मानते हैं कि सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण को नियंत्रित करने हेतु शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, और अनुशासन शिक्षा से मतलब जुड़ा हुआ है। अनुशासन का उद्गम छात्र शक्ति में होता है, वह छात्र को स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, परंतु उसी को जिसकी संकल्प शक्ति स्वतंत्र है और उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, यानी जो इसका विल पावर स्ट्रांग है और उसका अपने इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल है। अगर सेंसेस पे उसका कंट्रोल नहीं है तो वो तो मन के कहने पर चलेगा। जिसका मन पे कंट्रोल है, इंद्रियों पर कंट्रोल है, तो उसको स्वतंत्रता दी जा सकती, क्योंकि वो फिर गलत कार्य नहीं करेगा। जो व्यक्ति इंद्रियों व सहज रुचियों के अनुसार करता है उसको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, वो बल्कि स्वतंत्र नहीं है, वो बंधा हुआ है, वो मन के कहने पे बंधा हुआ है। स्वतंत्र वही है जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, वो स्वतंत्र है, कि मन के बंधन में नहीं है। अनुशासन हेतु व्यक्ति में आत्मसंयम का होना आवश्यक है। अनुशासन हेतु यह आवश्यक है कि बालक में सहज न्याय भावना, उच्च आदर्शों व कर्तव्य निष्ठा के गुणों को उत्पन्न किया जाए। साथ ही बालकों को आत्मविश्लेषण का अवसर दिया जाए, जिससे वे सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। तो इस प्रकार आदर्शवाद ने
अनुशासन के विषय में बताया है। अब टीचर्स कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद टीचर्स को आदर्श गुणों से युक्त मानते हैं कि आदर्श गुण होने चाहिए एक शिक्षक में, और वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी उसका उच्च हो। और आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है, शिक्षक को वो शीर्ष स्थान पर रखता है। और सभी जो वाद हैं उनमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें, लेकिन शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने में शिक्षक की बड़ी भूमिका है। बच्चों का स्टूडेंट्स का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कोई भी टीचर करा सकता है, परंतु उसके चरित्र निर्माण और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए योग्य शिक्षक ही आवश्यक है जिसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चुका हो। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के भंडार, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने के अधिकारी होते हैं, वही स्टूडेंट्स को सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं। अब है आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट्स, यानी इसमें अनुभव का स्टूडेंट्स को भी महत्व दिया गया है, उसको उसकी शिक्षा उसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। और अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं आत्मा है, यानी द फोकल सेंटर ऑफ एक्सपीरियंसेस इज नॉट माइंड बट द सोल, यानी उसकी आत्मा है। इस दृष्टि से आत्मदृष्टि करके सभी बच्चे समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के सभी अधिकारी यानी सेल्फ रियलाइजेशन करने के सभी योग्य हैं। फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन इन ऑर्डर टू टेक द नॉलेज ऑफ द सोल, ज्ञान की आत्मा तक पहुंचने में शरीर के विभिन्न अंग क्योंकि हम आत्मा तक तभी पहुंच सकते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन तभी कर सकते हैं जब जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं और मन है और कर्मेंद्रियां हैं ये जब साथ दें और एक स्थान पर एकाग्रता से लगी हों, तब हम आत्मानुभूति कर सकते हैं। यानी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन सारे उसी ओर लगे हों, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगे हों। सो वाइल इफेक्टिंग डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, अतः बच्चों का विकास करते समय उसके शारीरिक मानसिक विकास एवं रुचि रुझान और आवश्यकताओं में को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो इस तरीके से हान का मानना है कि विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार उसका विकास किया जाना चाहिए। अब है आदर्शवाद और विद्यालय कि स्कूल कैसा होना चाहिए कि वहाँ पे सब आदर्श शिक्षक हो जो विभिन्न विषयों की शिक्षा देते हों, मनुष्य को स्टूडेंट्स को आत्मानुभूति कराने में सफल हों, उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी उस विद्यालय में हो, उसकी तर्क शक्ति निर्णय शक्ति चिंतन शक्ति का विकास हो, सामाजिक आदर्शों मूल्यों और सिद्धांतों से पूर्ण उच्च सामाजिक वातावरण हो उस विद्यालय में जिससे उनमें उन्हीं गुणों का विकास हो। और इस तरीके का उचित वातावरण एक विद्यालय में ही हो सकता है। तो इसलिए विद्यालय की आवश्यकता समझते हैं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स और इतने मेथड से शिक्षा देना और उस तरीके का इन्वायरमेंट उपलब्ध कराना वो सब विद्यालय में ही हो सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ बच्चे उच्च सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। तो इस प्रकार शिक्षा के पक्षधर हैं आदर्शवादी, और उम्मीद है कि ये आदर्शवादी शिक्षा आपको समझ में आ गई होगी। पहले आपने इसका दर्शन समझा, अब शिक्षा, और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।